आज की हमारी बातचीत एक ऐसी कहानी पर है जो सीधी किसी जासूसी नॉवल से निकली लगती है। सोचिए, भारत के लिए अमेरिका से 3 एकदम नए अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। और वजह भी कोई तकनीकी नहीं, कोई मौसम की खराबी नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक देश का साफ साफ इनकार कि आप यहां से नहीं गुजर सकते। और ये कोई आम हेलीकॉप्टर तो थे नहीं। हम अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें मतलब हवा में उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। बिल्कुल। इनकी डिलीवरी का रुकना सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स की समस्या नहीं, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। सही बात है। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? और तुर्की, जो कि एक नाटो सदस्य है, उसने अमेरिका से आ रहे इस विमान को रोकने की हिम्मत कैसी की जी। और इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान के साथ मिलकर कौन सी बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही है। चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले हुआ क्या था, उसे एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। जी। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को 8 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था और इसी डील के पहले 3 हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े कार्गो विमान एंटोनोव AN-124 में अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए। और यहाँ इस विमान के बारे में जानना जरूरी है। ये जो एंटोनोव AN-124 है, ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। बहुत विशाल होता है ये। हाँ, मतलब एक बार में 3-3 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ले जा सकता है, लेकिन इसकी यही विशालता इसकी एक कमजोरी भी बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? इसे इतना ज्यादा ईंधन चाहिए होता है कि ये लंबी दूरी एक बार में तय ही नहीं कर सकता। इसे बीच में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना ही पड़ता है। यानी जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इसे भू राजनीति का बंधक भी बना सकती है। बिल्कुल, और इस मामले में ठीक यही हुआ। तो विमान अमेरिका से उड़ा और उसका पहला स्टॉप ब्रिटेन में था, जहां उसने सफलतापूर्वक ईंधन भरा। अगला स्टॉप तुर्की में तय था। जी, और अमेरिकी पायलट्स ने सभी नियमों का पालन करते हुए तुर्की से पहले से ही जरूरी इजाजत ले ली थी। मतलब एयर स्पेस इस्तेमाल करने की और जमीन पर उतरकर ईंधन भरने की। हाँ, दोनों की मंजूरी मिल चुकी थी, सब कुछ तय था। लेकिन यहीं पर कहानी में असल मोड़ आता है। मतलब इजाजत दी गई और फिर जब विमान लगभग दरवाजे पर पहुंचने वाला था तो दरवाजा बंद कर दिया गया। ठीक यही हुआ। जब विमान तुर्की के एयर स्पेस में दाखिल होने ही वाला था, ठीक उसी वक्त, मतलब एकदम आखिरी लम्हे में, तुर्की ने अपनी दी हुई मंजूरी को रद्द कर दिया। ये कोई तकनीकी गलती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी हरकत थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वो विशालकाय विमान, जिसमें भारत के 3 अपाचे थे, हाँ वही, वो ब्रिटेन में 1 हफ्ते से ज्यादा खड़ा रहा। 1 हफ्ते तक? जी, पर्दे के पीछे से बार बार अनुरोध किए गए, लेकिन तुर्की टस से मस नहीं हुआ। और आखिरकार 8 नवंबर को विमान को वापस अमेरिका लौटना पड़ा। बोइंग ने भी एक बयान जारी कर दिया कि लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। वो लॉजिस्टिक समस्या शब्द एक बहुत बड़े कूटनीतिक टकराव को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है, ये तो साफ है कि ये हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए बहुत जरूरी हैं, तभी तो इन्हें रोकने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया। लेकिन ये इतने खास क्यों हैं? देखिए, ये कोई VIPs को लाने ले जाने वाले हेलीकॉप्टर नहीं है। नहीं। अपाचे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, दुश्मन का विनाश। हाँ। ये एक ऐसी मशीन है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी टैंक रेजिमेंट, उसके बख्तरबंद वाहन, मतलब पूरी की पूरी सेना को तबाह कर सकती है। इसकी मिसाइलों के बारे में काफी सुना है। हाँ, इसकी हेलफायर मिसाइलें टैंकों को ऐसे भेदती हैं जैसे गरम चाकू मक्खन को। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, पायलट और गनर, और उनका एक ही काम है, जमीनी पर मौजूद दुश्मन के लिए आसमान से मौत बरसाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। बिल्कुल, इसे फ्लाइंग टैंक या टैंक बस्टर इसीलिए कहते हैं। अच्छा। जिस सटीकता और क्रूरता से ये अपने लक्ष्यों को भेदता है, उसे देखकर आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। मतलब ये जमीनी लड़ाई का रुख कुछ ही घंटों में पलट सकता है। बिल्कुल। सद्दाम हुसैन की विशाल सेना को जो 100 घंटे के युद्ध में हराया गया था, उसमें इन अपाची हेलीकॉप्टर्स की एक निर्णायक भूमिका थी। और भारत के संदर्भ में सोचें तो, खासकर चीन और पाकिस्तान से लगी हमारी सीमाओं पर, जहां जमीनी लड़ाई की आशंका हमेशा बनी रहती है, वहीं पर इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। चाहे वो POK में कोई संभावित कार्रवाई हो या लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में चीनी सेना का सामना करना हो, अपाचे भारतीय सेना को एक ऐसी बढ़त देता है जो हमारे विरोधियों के पास नहीं है। तो भारत के पास पहले से भी कुछ अपाचे हैं?
जी, भारत के पास पहले से 22 अपाचे हैं और सेना इनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि फौरन 8 और का ऑर्डर दे दिया गया। सेना को इसकी ताकत का अंदाजा है और शायद इसीलिए हमारे दुश्मन भी इसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो ये साफ है कि ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी जिसे रोका गया। ये भारत की एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता को रोकने की कोशिश थी। जी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तुर्की ने ऐसा क्यों किया? सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन तुर्की, जो खुद अमेरिका का एक नाटो सहयोगी है, वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? देखिए, यही तो सारा खेल है। हमें उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा जो पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आई है। मतलब तुर्की और पाकिस्तान के संबंधों की? हाँ, उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि एक गहरे रणनीतिक और कह सकते हैं वैचारिक गठबंधन का रूप ले चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान के नेतृत्व में तुर्की खुद को इस्लामी दुनिया के एक नए नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में पाकिस्तान उनका एक स्वाभाविक सहयोगी बन जाता है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक रणनीतिक गठबंधन नहीं, इसमें एक वैचारिक तालमेल भी है। अच्छा। राष्ट्रपति एर्डोगान की पैन इस्लामिक महत्वाकांक्षाएं और पाकिस्तान का खुद को इस्लामी दुनिया का अगुवा मानने का प्रयास, ये दोनों चीजें उन्हें एक साथ लाती हैं। और इसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। कश्मीर पर बयानबाजी। हाँ, कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की का बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना, पाकिस्तान को अपने बेराख्ता ड्रोन देना और अब भारत की सैन्य सप्लाई को रोकना। जी, ये सब उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन फिर भी एक नाटो सदस्य देश का अमेरिका से आ रहे सैन्य विमान को रोकना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्या नेटो के अंदर इसकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या तुर्की अमेरिका से सीधे सीधे दुश्मनी मोल नहीं ले रहा? ये बड़ा पेचीदा सवाल है और एर्डोगान की तुर्की की विदेश नीति की यही खासियत है। वो एक ही समय में कई घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश करते हैं। वो नेटो के सदस्य हैं, लेकिन रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदते हैं। वो अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन सीरिया में अमेरिकी समर्थित लड़ाकों पर हमला भी करते हैं। मतलब वो अपने भू राजनीतिक महत्व का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तुर्की यह जानता है कि उसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और यूरोप उसे एक हद से ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान की घबराहट तो साफ दिखती है इसमें। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये एक सीधी चुनौती है। वो जानता है कि भारत के पास जितने ज्यादा अपाचे होंगे, पीओके को लेकर भारत का दावा उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल। अपाचे जैसे हथियार भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जैसी रणनीतियों को और भी खतरनाक बना देते हैं। इसलिए पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत की सैन्य तैयारियों को धीमा करना चाहता है। और इसमें तुर्की उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है, शायद चीन से भी ज्यादा मुखर। तो इस सबका नतीजा क्या निकला? हेलीकॉप्टर वापस अमेरिका चले गए। तो क्या अब भारत को ये हेलीकॉप्टर नहीं मिलेंगे? नहीं, हेलीकॉप्टर तो मिलेंगे। बोइंग और अमेरिकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अब इसमें 2 से 3 महीने की देरी हो सकती है। अच्छा, तो अब नया रास्ता ढूंढा जा रहा है? जी, अब अमेरिका और भारत मिलकर एक नया सुरक्षित हवाई रास्ता तैयार कर रहे हैं, और ये एक बड़ी चुनौती है। चुनौती क्यों? क्योंकि आपको न सिर्फ ये देखना है कि कौन सा देश अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देगा, बल्कि ये भी कि कौन सा देश राजनीतिक रूप से इतना भरोसेमंद है कि वो आखिरी समय पर तुर्की की तरह अपनी बात से मुकरेगा नहीं। सही बात है। इस घटना के बाद भारत में भी जाहिर है कि तीखी प्रतिक्रिया हुई होगी। जी बिल्कुल। क्या कुछ ठोस कदम उठाने की बात हो रही है? एक मजबूत